नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, आज से हम आप लोग के लिए समान हिंदी की एक 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले प्रतियोगिता एग्जाम जैसे लेखपाल, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बीटेट, एसटेट, यूटेट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। और आप इस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि हमारा नॉलेज कितना एबव हुआ है और आप कितने इस क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रैक्टिस सेट किस तरह का दिया गया है देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है ये बताना है हमें। ऑप्शन जैसे ही लिखा हुआ है तो बताए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। जी हाँ, बी। 31 क्या हो जाएगा, बी पूजनीय करेक्ट जो है वर्तनी की सबसे शुद्ध है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द हो लिखिए उसको। अनुज होगा, द्विज होगा, अग्रज होगा या फिर सर्वज्ञ होगा। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा, सी अग्रज। यानी जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। जबकि जिसका जन्म बाद में होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। ठीक है। और जो है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते थे, कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। और जो 2 बार जन्म लेने वाले हो उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। तो इसमें शुद्ध रूप बताना है कि पुरस्कार का लिखने का तरीका कौन सा इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का डी, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगेगा है। तो आव होगा, आवट होगा, आहट होगा या टा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी आवट। सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। और प्रत्यय जाहिर सी बात, जैसा हम लोग जानते हैं प्रत्यय जो क्या होते हैं, शब्द की अंतिम में लगते हैं, यानी और इसे जो है जो पहले लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीफिक्स बोलते हैं। जबकि प्रत्यय को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, या पदान कारक है या फिर कर्ण कारक है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों 35 का सी अपादान कारक है। जब दो जो है कि वस्तुओं के बीच जब अलगाव की चीजें होती हैं तो वहाँ कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है। और तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का सी। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौराहा कौन सा समास है, अभी हमें बताना है। बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, फिर तत्पुरुष समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का सी, चौराहा द्विगु समास है। ठीक है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। पहला पद जो है संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। उसी को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। जैसे अब इसमें संख्यावाचक क्या है, 4 है। पहला क्या है, 4 बता रहा है। 4 क्या है, संज्ञा क्या इसमें दिया है, राह। हाँ, रास्ता। यानी 4 रास्तों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। यानी ये राह की संख्या बता रहा है कि राह कितने हैं, 4 हैं। तो यानी कि जो समास जो है संज्ञा की जो गिनती बताता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चौराहा। जैसे इसी तरह पंचवटी हो जाएगा, यानी 5 वटों का समूह। वट वट क्या है, संज्ञा है, और पंच का मतलब 5 हो जाएगा। यानी 5 वटों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पंचवटी कहेंगे। तो फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये बताना है। इसमें दिया तनय होगा, सुता होगा, आत्मजा होगा या फिर दुहिता। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ए,
पुत्री का परिवाची शब्द तने नहीं है। तने किसका परिवाची शब्द है? ये जो है पुत्र का परिवाची शब्द है, ठीक है। और बाकी सुता, आत्मजा और ये दुहिता, ये तीनों जो है पुत्री के परिवाची हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परिवाची शब्द नहीं है? सरोज नहीं है, अरविंद है, या सलील है, या फिर पंकज। इसमें बताना है कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना है, हमें नहीं बताना है, यानी जो कमल का परिवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? जी हाँ, 38 का सी हो जाएगा, सलील। सलील जो है कमल का परिवाची नहीं है। ये किसका परिवाची है? ये जो है जल का परिवाची शब्द है, जल का परिवाची है, ठीक है। बाकी जो सरोज है, अरविंद है, पंकज, ये सब जो है कमल के परिवाची हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे, प्रत्युत्पन्न मति बोलेंगे, द्रुतगामी बोलेंगे, या फिर दूरदर्शी बोलेंगे। बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? बी, यानी प्रत्युत्पन्न मति जो है, जो झट सोचने वाला उसके लिए शब्द क्या होता है? प्रत्युत्पन्न मति। ये दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार कई कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे 68,500 वाले, ये उसमें भी पूछा गया था। और आपके कुछ पीसीएस वगैरह के लोअर पीसीएस में भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था। प्रत्युत्पन्न मति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? निर्धन गुण होगा, निगुण होगा, निगुण होगा, या निर्गुण होगा। तो बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 40 का सी, निगुण जो है आपका इसका संधि विच्छेद होगा। ये कौन सा संधि में आएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द के रूप में लिखा गया है। तो बताए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कलश। कलश जो है आपका तत्सम शब्द के रूप में लिखा गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है मुझे। पहला इसमें ऑप्शन दिया है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी अयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, हमारी अयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें करेक्ट जो है कि ऑप्शन कौन सा दिया, ये हमें बताना है, शुद्ध रूप में कौन सा इसमें वाक्य लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का बी, हमारी अयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब इसमें बताना है, भानुदय दिया है, इसका संधि विच्छेद बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, भानुदय। ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? ये जो है आपके दीर्घ संधि में आता है, स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या है। तो स्वर संधि की जानते हैं, जैसे कि संधि हम लोग जानते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक जो स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो जिसमें ये स्वर संधि का पहला रूप है दीर्घ संधि। भानुदय कौन सा जो है कि संधि का रूप है? दीर्घ संधि का रूप है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है हमें। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या फिर हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध। तो इसमें कुछ जो है वर्तनी की अशुद्धियाँ भी हैं, और कुछ वाक्य की भी जो है कि सिस्टमेटिक जो होता है उसको लिखने के पैटर्न को भी हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? जी हाँ, 44 का हो जाएगा डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, ये करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो शब्द धन का परिवाची नहीं है उसे चुनना है हमें। द्रव्य, संपदा, या फिर दौलत। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं। जी हाँ, द्रव। द्रव जो है धन का परिवाची नहीं है, ये तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है, बल्कि ये धन के परिवाची द्रव्य हो जाएंगे, संपदा हो जाएंगे और दौलत हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताना है हमें, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कारण कारक है, संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 46 का डी, कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक की जो चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, सबके चिन्ह अलग अलग होते हैं, जिसमें कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। अब हमें बताना घुड़सवार इसमें निम्न में से किस प्रकार का शब्द दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 का सी। घुड़सवार क्या है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ही आपका ये घुड़सवार, इसको हम लोग अलग अलग खंड कर सकते हैं। इसी तरह आग बबूला भी हो सकता है, पीलापन भी हो सकता है ना, दूध वाला भी हो सकता है। इन दोनों को खंड करेंगे तो दोनों का अलग अलग सेंस बनेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अजायब घर है। क्या है, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 48 का डी, ये जो है अजायब घर संकर शब्द के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आचार का विलोम शब्द है। क्या है, अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आचार का विलोम हो जाएगा 49 का ए, सॉरी इसमें बी हो जाएगा, 49 का बी, अनाचार। आचार का विलोम क्या होता है, अनाचार होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन क्या दिया है, दुस्साहस में कौन सा लगा है। तो बताइए, दुस जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा दुस्साहस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है। जी हाँ, जगन्नाथ में कौन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। जगन्नाथ का अगर हम संधि करेंगे तो इसमें क्या होगा, जगत धन नाथ, है ना, जिसमें इसको मिलने से जगन्नाथ बन जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर का तत्सम शब्द होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मोर का तत्सम शब्द दिखा है। जी हाँ, 52 का बी करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में उपसर्ग कौन सा है, अति है, अधि है, आ है या फिर अभी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का डी, अभिशाप में अभी उपसर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। तो बताए दोस्तों, इसमें शुद्ध रूप किसका लिखा गया है। जी हाँ, 54 का ए, ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है इसका शुद्ध रूप लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा का परिवाची शब्द चुनिए। तो बताना इसमें निशाकर होगा, निशाचर होगा, तरड़ी होगा या फिर किसान होगा। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा। निशाकर जो है चंद्रमा का परिवाची शब्द है। ठीक है, जबकि आपके ये निशाचर जो किसका परिवाची है, ये राक्षस का परिवाची है। ठीक है, और ये जो कृषाणु है जो है किसका परिवाची है, ये अग्नि का परिवाची है, अग्नि का परिवाची है। और जो तरड़ी है जो किसका परिवाची है, ये सूर्य का परिवाची है। ठीक है, निशाकर जो है आपका चंद्रमा का हो जाएगा, निशाचर राक्षस का परिवाची है, विषाणु अग्नि का परिवाची है और तरड़ी जो है सूर्य का परिवाची है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महादेव का परिवाची शब्द चुनना है हमें। क्या हो जाएगा, गरुड़ ध्वज होगा, नारायण होगा, चंद्रशेखर होगा या विशंभर होगा।
तो बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव का पर्ववाची। जी हाँ, इसका चंद्रशेखर हो जाएगा। 56 का सी करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यथाशीघ्र शब्द का समास बताना है हमें। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 का ए, अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके कुछ ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, जिससे आप लोग को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे इसके कुछ वाचक शब्द हैं, यथा, यथा, आ, नी, अन, बे, प्रति, हर, अनु, भर। ठीक है, तो इसके परिभाषित शब्द में यथा, आनी, यथा, आनी, अन, बे, हर, अनुभर। तो इसे इसके यथा में देखिए अव्ययी भाव समास में इसमें जिसके जो है कि प्रारंभ का यानी प्रथम शब्द में अगर यथा आ जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला वर्ड नी आ जाएगा तो अव्ययी हो जाएगा। अन आ जाएगा तो अव्ययी हो जाएगा। बे आ जाएगा तो अव्ययी हो जाएगा। प्रति आ जाएगा तो अव्ययी हो जाएगा। हर आ जाएगा तो अव्ययी। अनु आ जाए तो अव्ययी भाव। भर आ जाए तो अनुभर जो है आपके अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन में पहला क्या है? प्रति आ गया तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। भरपेट, भरपेट में भर आ गया तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आज जन्म आ गया तो आपका अव्ययी भाव समास है। पहला वर्ष जो है कि आपका अब अव्ययी भाव जो है कि आ गया है, इसलिए इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इसमें दिया गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? जी हाँ, ए, विशेषण है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाला कौन सा वाक्य है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें विशेषण युक्त कौन सा जो है कि वाक्य है? 59 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए जो है क्रिया विशेषण में कौन सा शब्द है? धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण जो है किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो होता है स्थानवाचक होता है, दूसरा कालवाचक होता है, तीसरा परिणामवाचक होता है और चौथा जो है रीतिवाचक होता है। तो ये जो क्रिया विशेषण के प्रकार थे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, योगरूढ़ शब्द का शब्द चुनना है हमें। कौन सा होगा? पील होगा, चक्रपाणी होगा, दूध वाला होगा या फिर नैन होगा? तो बताए दोस्तों करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा 60 का? बी, चक्रपाणी जो है योगरूढ़ शब्द होता है। योगरूढ़ शब्द दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है चक्रपाणी में चक्रधन पाणी न, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु, यानी इसका कोई क्या है? कोई तीसरा अर्थ निकल गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।